नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। मैं चंदन कुमार लेकर आया हूँ वेल्डेड ट्रेड के लिए क्वेश्चन आंसर की 2020 सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है, दुर्घटना के कारण व्यक्ति की सांस बंद हो जाए तो कृत्रिम श्वास देने की कौन कौन सी विधियां होती है। जिसमें हमारा राइट आंसर है, कृत्रिम श्वास देने की 4 विधियां होती है। पहली है शेफर विधि, दूसरी है सिलेवेस्टर विधि, तीसरी है माउथ टू माउथ जो हम श्वास देते हैं वो हो गया, और चौथी जो है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा हम पेशेंट को कृत्रिम श्वास दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 विधियां होती है जिसके द्वारा हम किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की अगर श्वास में दिक्कत आ रही है या श्वास रुक गई है, उसकी श्वास को वापस से कंटिन्यू करने के लिए हम ये 4 जो विधियां हैं इनके द्वारा उसको कृत्रिम श्वास दे सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगर बिजली के तारों में आग लग जाए तो बुझाने में किसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिसमें हमारा राइट आंसर है, यानी कि कहीं पे इलेक्ट्रिक आग लग गई है या कहीं तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है तो वहाँ पर कभी भी भूल कर भी पानी का प्रयोग नहीं करना है। अदरवाइज आपको भी बिजली का झटका लग सकता है, आप भी करंट की चपेट में आ सकते हैं और इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो हमेशा सतर्क रहें। आग लगने का कारण क्या है पहले उसका पता करें, उसके बाद में उसको बुझाने का प्रयत्न उसके अकॉर्डिंग करें कि हमें किस प्रकार की आग लगी है तो किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र यूज़ करना है या क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए कोई भी कार्य करें। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड डीके क्या है। जिसमें हमारा राइट आंसर है, यह दोष स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में आता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के समय जॉब हीट होता है, जब जॉब हीट होता है गर्म होता है तो कार्बन क्रोमियम से क्रिया करता है और इसकी वजह से क्रोमियम कार्बाइड वहाँ पे बनता है, जिससे कि क्रोमियम के गुण स्टेनलेस स्टील के अंदर कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्रोमियम की जो रेजिस्टेंस पावर है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसी वजह से स्टेनलेस स्टील के वेल्ड किए जॉब के ऊपर वेल्डिंग बीड के आसपास में काले धब्बे और मतलब कि कालापन आ जाता है। इसी को वेल्ड डीके कहा जाता है। इसको दूर भी किया जा सकता है। इसके लिए जॉब को थोड़ा गर्म करके क्विंचिंग कराया जाता है, पानी के अंदर डुबोया जाता है 3-4 बार। इसको क्विंचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसके द्वारा इसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ऊष्मा उपचार किसे कहते हैं। व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स। जिसमें हमारा राइट आंसर है, धातुओं के गुणों में परिवर्तन या सुधार करने के लिए धातु को उचित ताप पर गर्म किया जाता है तथा अलग अलग तरीकों से उसको ठंडा किया जाता है। इस प्रकार धातु के गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जो डिज़ायर हमें मेटल से है कि हमें मेटल इस प्रकार का चाहिए, इस प्रकार की उसके अंदर हार्डनेस चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए, जो पूरा हार्ड चाहिए या उसकी मतलब सरफेस ही हार्ड चाहिए, इस प्रकार के कई गुण हम मेटल्स के अंदर हीट ट्रीटमेंट के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है मेटल्स के ऊपर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नॉर्मलाइजिंग किसे कहते हैं। जिसमें हमारा राइट आंसर है, नॉर्मलाइजिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। जैसा कि मैंने पहले बताया ही था पिछले क्वेश्चन में कि जॉब को एक उचित ताप पर गर्म किया जाता है और उसको अलग अलग तरीक़ों से ठंडा किया जाता है। तो उन अलग अलग तरीक़ों से ठंडा करने के अनुसार ही हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बनाए गए हैं। उनमें से एक है नॉर्मलाइजिंग। जब किसी जॉब पर वेल्डिंग, फोर्जिंग, बेंडिंग आदि प्रोसेस करने से उस मेटल के कणों में खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, उस स्ट्रेस को दूर करने तथा धातु की मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सुधार लाने के लिए उस जॉब को उचित तापमान पर
यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। फिर उसको रूम टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल वातावरण में ठंडा होने दिया जाता है, जिससे उस जॉब के सारे स्ट्रेस, सारे विकार दूर हो जाते हैं। इसे ही नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो यानी कि इसका जो मेन पर्पज़ है नॉर्मलाइजिंग का, वो है जॉब के अंदर जो खिंचाव आ जाता है कणों के अंदर, उनको, उन स्ट्रेस को दूर करना। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एनीलिंग किसे कहते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है यह भी एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, यानी कि उसमें उपचार विधि है। इस विधि में जॉब की कठोरता हटाने के लिए, यानी कि जॉब के अंदर जो हार्डनेस है, जो ब्रिटलनेस है, उसको कम करने के लिए तथा स्ट्रेस, जॉब के अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट हो जाते हैं, जैसे हमने किसी जॉब को मरोड़ा तो उसके कणों के अंदर क्या हो जाता है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाते हैं। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए जॉब को क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए या तो ओवन में छोड़ देते हैं, या फिर उसको चूने के अंदर या मिट्टी के अंदर, ड्राई मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे उसको ठंडा होने दिया जाता है। इससे जॉब के अंदर के जो स्ट्रेस है, या जॉब के अंदर जो कठोरता है, टफनेस है, ब्रिटलनेस है, वो सारे दोष दूर हो जाते हैं और मेटल सॉफ्ट हो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अगर बिजली के तारों में आग लग जाए तो उसे किससे बुझाएंगे, जिसमें हमारा राइट आंसर है मिट्टी या रेत डालकर उसको बुझाना चाहिए, या फिर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए, या CTC फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा हम इलेक्ट्रिक आग को बुझा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि इनमें से कोई भी बुझाने का जो साधन है हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास नहीं है, आसपास में मिट्टी भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हमें आग भी बुझानी है और बुझाने के साधन भी हमारे पास नहीं है अवेलेबल। तो इसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम उस पावर सर्किट को पूरी तरह से मेन स्विच को ऑफ कर सकते हैं, तो उस मेन स्विच को ऑफ करने के बाद में पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा, यानी कि पावर सप्लाई बिल्कुल पूरी तरह से कट जाएगी। उसके बाद में हम अगर पानी, हमारे पास पानी अवेलेबल है, तो पानी डालकर हम आग को बुझा सकते हैं। लेकिन ये काम तभी करना है जब हमारे पास कोई और साधन उपयोग करने के लिए अवेलेबल नहीं है और हमने मेन स्विच पावर सप्लाई को कट कर दिया है, उसके बाद में ही पानी का उपयोग करें। अदरवाइज़ हमें सूखी रेत का प्रयोग करना है, या फिर हम CO2 अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, या फिर हम CTC अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके इलेक्ट्रिक फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रोड का भंडारण किस स्थान पर करना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोड का जो स्टोरेज है वो कैसी जगह पर करना चाहिए, जिसमें हमारा राइट आंसर है एयरटाइट व शुष्क स्थान पर। यानी कि इलेक्ट्रोड जिनका उपयोग हम आर्क वेल्डिंग के अंदर वेल्डिंग करने के लिए करते हैं, उनका स्टोरेज हमें एयरटाइट, यानी कि जहाँ पर नमी नहीं आ सके, जो स्थान हमेशा ड्राई रहे, ऐसे स्थान पर हमें इलेक्ट्रोड का स्टोरेज करना है। जहाँ पर नमी आ सकती है ऐसी जगह पर इलेक्ट्रोड को नहीं रखना है, अदरवाइज़ उनके ऊपर जंग लग जाएगी, इलेक्ट्रोड की कोटिंग के अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, तो वेल्डिंग के अंदर डिफेक्ट आने के चांस बन जाते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे इलेक्ट्रोड ड्राई रहेंगे तो उनके ऊपर जंग भी नहीं लगेगा, और उनकी जो कोटिंग है वो प्रॉपर ड्राई रहेगी, जिससे हमारी वेल्डिंग की जो क्वालिटी है हमें प्रॉपर मिलेगी। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टेम्परिंग किसे कहते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है किसी भी जॉब को अगर हम हार्डनिंग करते हैं, जैसे हमने सुना होगा कि हार्ड एंड टेम्पर,
कोई भी टूल्स होते हैं जैसे कटिंग टूल्स होते हैं, अधिकतर वो हार्ड एंड टेम्पर किए जाते हैं। तो किसी भी जब जॉब को हम हार्डनिंग करते हैं तो उसके अंदर ब्रिटलनेस आ जाती है। उस बिटरनेस को कम करने के लिए तथा कठोरता को बनाए रखने के लिए उस जॉब की टेम्परिंग की जाती है, जिसके अंदर जॉब को लो टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। फिर इसको एक खुले एनवायरनमेंट में यानी कि नॉर्मल वातावरण में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। जब वो जॉब ठंडा हो जाता है तो उसके अंदर से जो ब्रिटलनेस है वो चली जाती है और स्ट्रेस वगैरह सारे रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कैश हार्डनिंग किसे कहते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है यह भी एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसमें जॉब की सिर्फ सरफेस यानी कि बाहर की सतह कठोर की जाती है तथा अंदर की जो मेटल्स हैं वो एज इट इज जैसे पहले थी वैसे के वैसे ही नरम या जैसी थी वैसे के वैसे ही रहती है। ठीक है, तो बाहर की सतह कठोर करना, किसी जॉब की बाहरी सरफेस को कठोर करना, ये हार्डनिंग प्रोसेस कहलाती है। और हार्डनिंग करने की कई विधियां होती हैं, जैसे कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन प्रोसेस। इनके द्वारा हार्डनिंग प्रोसेस की जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रेस रिलीविंग किसे कहते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है वेल्डिंग करते समय ताप के प्रभाव से जॉब में खिंचाव आ जाता है या जॉब बढ़ जाते हैं, जिससे जॉब टेढ़े मेढ़े या उनका एंगल डिस्टर्ब हो जाता है। इन स्ट्रेस को दूर करने की विधि को हम स्ट्रेस रिलीविंग कहते हैं। इनकी कई विधियां होती है जैसे पिनिंग व पोस्ट हीटिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्लाज्मा क्या होती है? जिसमें हमारा राइट आंसर है जब गैस को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो वह गैस आयोनाइज्ड हो जाती है तथा विद्युत की सुचालक हो जाती है, जिसे ही हम प्लाज्मा कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गॉजिंग या गाउजिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है? जिसमें हमारा राइट आंसर है कार्बन तथा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। यानी कि गाउजिंग क्या प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है कि जॉब की कटिंग की जाती है, जॉब की सरफेस को रिमूव किया जाता है, तो इसके लिए कार्बन या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सी ब्यूटेन के जलने का तापमान कितना होता है? यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन तथा ब्यूटेन को मिलाकर जो फ्लेम बनता है उससे कितना टेम्परेचर हमें प्राप्त होता है? जिसमें हमारा राइट आंसर है 2730 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रोड की लाइट कोटिंग मुख्य रूप से किस पदार्थ का बाइंडर का कार्य होता है? जिसमें हमारा राइट आंसर है सोडियम सिलिकेट व पोटेशियम सिलिकेट। ये तत्व क्या करते हैं कि कोटिंग के अंदर अगर हम इन तत्वों का उपयोग करते हैं तो ये कोटिंग को इलेक्ट्रोड के साथ जकड़ के रखता है, पकड़ उनकी मजबूत बनाए रखता है, जिससे कि क्या है कोटिंग जल्दी ख़राब नहीं होती है, कोटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर से बिखरती नहीं है, हटती नहीं है। मतलब कि मजबूत कोटिंग बनाए रखने के लिए ये सोडियम सिलिकेट व पोटेशियम सिलिकेट कोटिंग के पेस्ट में मिलाया जाता है। उसके बाद में इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग की जाती है, जो कि अच्छे बाइंडर माने जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन इलेक्ट्रोड किस साइज में आते हैं? यानी कि कार्बन इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है वो किस साइज में अवेलेबल रहता है? जिसमें हमारा राइट आंसर है 4 से लेकर 25 mm तक। यानी कि 4 mm से लेकर 25 mm डायमीटर के कार्बन इलेक्ट्रोड मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, जिनको हम हमारे जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग
जिस जॉब को हम वेल्ड करना है, जिस जॉब को कटिंग करना है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? दूसरे शब्दों में अगर इसको देखें तो बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम क्या है? जिसमें हमारा राइट आंसर है लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड को हम लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस वेल्डिंग विधि से पतले पतले तार व असमान धातु के तार जोड़े जाते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है परक्यूशन वेल्डिंग से। यह एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा ओनली बट वेल्ड लगाए जाते हैं और इस विधि के द्वारा डिसिमिलर मेटल्स के जॉइंट भी लगाए जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। परक्यूशन यानी कि सडन वेल्डिंग इसके अंदर लगाई जा सकती है। तो अधिकतर इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल जो केबल्स होते हैं, वायर होते हैं, टेलीफोन इंडस्ट्री होती है, इसके अंदर वायर जो अलग अलग मेटल्स के वायर हैं उनको एक साथ दोनों को जोड़ना है, तो ऐसी कंडीशन में ये वेल्डिंग बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बर्न थ्रू किसे कहते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है यह एक वेल्डिंग डिफेक्ट माना जाता है। अधिकतर शीट मेटल के ऊपर अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं, पतली शीट के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं, या हम किसी भी जॉब की रूट साइड में रूट रन लगा रहे हैं, तो अगर हम हमारे वेल्डिंग का टेम्परेचर अधिक सेट कर रखा है, उससे क्या है कि मेटल ओवर हीट होकर पिघल कर नीचे गिर जाता है, जिससे हमारे प्लेट के अंदर पतली शीट जो हमारी है उसके अंदर या जॉब की रूट साइड में गड्ढा हो जाता है, होल हो जाता है, जिसको भरना काफ़ी मुश्किल होता है फिर। तो इसी को हम बर्न थ्रू कहते हैं। ठीक है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्टील रूल द्वारा मीट्रिक प्रणाली से कम माप कितने mm लिया जा सकता है? ये क्वेश्चन आपके अभी DRDO में भी आया था रिसेंटली, यानी कि स्टील रूल के द्वारा मिनिमम मेजरमेंट कितना किया जा सकता है? जिसमें हमारा राइट आंसर है 0.5 mm। ओके। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली 2020 सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू सो मच।